हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। हम लोग क्लास 10th के साइंस को देख रहे थे और ये हमारा केमिस्ट्री चल रहा है, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फटाफट हेडिंग लगाओ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा, इससे भी पहले हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को देखा, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देखा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर में भी तीन टाइप को देखा हमने, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के बाद हमने डिस्प्लेसमेंट को देखा, जिसमें कोई भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स अपने से कम रिएक्टिव वाले को उसको उसी के कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता था। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों कुछ डिस्प्लेसमेंट जैसा ही है ये, लेकिन इसमें दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा। हमने वहां दो मेटल की बात करी थी, जिसमें एक के पास कंपाउंड था और एक अकेला था। यहाँ दो अलग अलग मेटल होगा, लेकिन दोनों के पास अपना कंपाउंड होगा। इस ए के पास सपोज करो कोई चीज इसका आयनिक पार्टनर बी है, एक्स है, और बी के पास इसका वाई है। सपोज करो ये दोनों मेटल है, दैट मीन्स केटायन पार्ट होगा ये प्लस ये माइनस, और इसमें ये प्लस और ये माइनस। अब देखो बच्चों यहाँ पर होगा क्या, दरअसल ये जो प्लस है वो केटायन पार्ट है, ये माइनस एनायन पार्ट है, ये प्लस भी केटायन पार्ट है और ये माइनस एनायन पार्ट है। दरअसल यहाँ पर जो ए है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेकिन जो इसका पार्टनर है एक्स वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो कहने का मतलब ए एक बहुत ही अच्छा मेटल है, तो इसको बहुत अच्छा नॉन मेटल चाहिए। जब तक इसको बहुत अच्छा नॉन मेटल नहीं मिला था, तब तक ये किसी एक जनरल नॉन मेटल के साथ भी बॉन्ड बना करके बस ऐसे ही काम चलाओ बॉन्ड बना करके स्टेबल हो गया था। लेकिन जब इसको मौका मिलेगा कोई अच्छे नॉन मेटल से बंधने का, तो ये अपने पुराने वाले बॉन्ड को ब्रेक करके और अगेन नए वाले बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा। आप बस इतना समझिए, दोज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन विच बोथ कंपाउंड्स इंटरचेंज देयर आयनिक पार्ट, दैट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों इसमें होता क्या है कि हमारा जो एक कंपाउंड होता है वो अपने बेसिक दो पार्ट्स में टूट जाता है, एक प्लस में और एक माइनस में। अगेन यहाँ भी ये दोनों चीज़ें आपस में टूट जाती हैं, बी टूटेगा बी प्लस में और वाई माइनस में, यहाँ पर ए प्लस में और एक्स माइनस में। अब ये वाला प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा और ये प्लस इस माइनस को, यहाँ पर बन जाएगा नए केस में ए वाई प्लस बी एक्स। हमने यहाँ क्या देखा, ए के साथ पहले एक्स था जो कि अब बी के साथ हो गया, और बी के साथ जो वाई था वो अब ए के साथ हो गया। तो चूंकि यहाँ दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है तो इसका नाम क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, सीबीएसई इससे बहुत सारे क्वेश्चंस को करती है, हम लोग देखेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेते हैं बेसिक सा फटाफट। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एक एसिड हम लोग लेते हैं दैट इज HCl, एक बेस लेते हैं हम लोग दैट इज NaOH, और ये दोनों एक दूसरे को आपस में न्यूट्रलाइज करता है और बनाता है NaOH। देखो यहाँ पर होता क्या समझो, ये HCl हमारा ब्रेकडाउन हो जाएगा H प्लस में और Cl माइनस में, ये हमारा ब्रेकडाउन हो जाएगा Na प्लस में और OH माइनस में। कहोगे सर एच तो मेटल नहीं है, आपने तो ऊपर मेटल के लिए बोला था। मेटल के लिए नहीं बोला था, रिएक्टिविटी सीरीज में जो चीज़ें हैं सबके लिए होंगी, और रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन भी होता ही है। अब यहाँ देखो ये H प्लस और Cl माइनस है। एक बात बताऊँ, क्लोरीन जो होता है वो बहुत ही अच्छा नॉन मेटल है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.55, बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका होता है। तो क्लोरीन अच्छा नॉन मेटल है, जबकि हाइड्रोजन के अंदर मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक तो बहुत ही कम होता है, रेयर होता है, ये तो मतलब नॉन मेटल में आता है। जबकि इधर देखो तुम, Na के पास हाईली मेटालिक कैरेक्टर है, जबकि OH के पास मेटालिक कैरेक्टर नॉन मेटालिक कैरेक्टर उतना अच्छा नहीं है। तो Na एक अच्छा मेटल, इसको डिजर्व करता है एक अच्छा नॉन मेटल, जो कि अभी H के पास था। तो ये दोनों आपस में, और H एक मतलब कम प्रॉपर्टी वाला, मेटालिक प्रॉपर्टी वाला आदमी, एक नॉन मेटल जैसा आदमी जो चाहिए OH को। तो दोनों का फायदा इसी में है कि देखो H के औकात से बाहर है Cl को रख पाना, और NaOH सेटिस्फाई नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, और यहाँ जाकर बनाएगा क्या, ये प्लस इस वाले माइनस के साथ जाके बनाएगा, सॉरी ये गलत है, ये Na प्लस इस Cl के साथ जाके बनाएगा NaCl, और प्लस ये H और OH मिलके बनाएगा H2O। तो हमने देखा यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। आपसे पूछा क्या जाएगा कि क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, आप कहोगे यस ऑफ कोर्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और हम लोग देखते हैं फटाफट। सपोज करो हमारे पास AgCl है और दूसरा हमारे पास NaNO3 है, सोडियम नाइट्रेट है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये AgCl हमारा ब्रेक हो जाएगा किसमें, Ag प्लस में और Cl माइनस में। ये हमारा ब्रेक हो जाएगा किसमें, Na प्लस में और NO3 माइनस में, ये वाला प्लस इस माइनस के साथ, तो क्या बनेगा, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और प्लस बन जाएगा NaCl। तो इस तरीके से चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए उसके बाद देखते हैं फिर फटाफट।
आप लिख लिए उसका एग्जाम्पल वगैरह, वीडियो को पॉज कर करके एग्जाम्पल लिखने में पीछे नहीं रहो। उसके बाद लिखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला कि जो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन चैप्टर 2 में मैं फिर से आपको ये पढ़ाऊंगा, जब कोई एसिड किसी बेस को न्यूट्रल कर देता हो, उसके इफेक्ट को खत्म कर देता हो। देखो एसिड के अंदर में होता है H+, बेस के अंदर में होता है OH-, और दोनों जब मिलते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इस प्रक्रिया में जो चीज़ें बन के आती हैं वो बिल्कुल ही न्यूट्रल होती हैं, सॉल्ट बन के मिलता है हमको, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जहाँ भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा वहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, ठीक है। दूसरी बात, जहाँ भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा, जहाँ भी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा वहाँ भी हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो न्यूट्रलाइजेशन का एग्जांपल आपने देखा, दैट इज HCl प्लस NaOH। HCl बहुत अच्छा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत अच्छा बेस है, क्या बन रहा है NaCl प्लस H2O। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन देखो आप फटाफट, सपोज करो तुम्हारे पास कोई एक चीज़ है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हम लोग देख रहे हैं ना, सपोज करिए हमारे पास एक तुम एग्जाम्पल ले लो बेरियम सल्फेट का। तो बेरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट है जो कि किससे मिलकर बनेगा, तो हमारे पास पहले से है हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4 प्लस हमारे पास है बेरियम का क्लोराइड। जब हम इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो ये H2SO4 ब्रेक डाउन हो जाएगा H में, 2H प्लस में, और SO4 2- में। ये ब्रेक डाउन होगा Ba प्लस में, Ba2 प्लस में, और 2Cl माइनस में। अभी ये दोनों एक दूसरे के आयनिक पार्ट को इंटरचेंज करेंगे तो इधर बन जाएगा BaSO4 और प्लस उधर होगा तुम्हारा H के साथ Cl जाके HCl। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि चीज़ें आपस में रिएक्ट होकर के भी जो है सो कंबाइन करके करवाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद हमको पढ़ना है, दैट इज, लिखिए आप उसके बाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा, दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या है ये? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बच्चों देखो सबसे पहले तो इस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को पढ़ने से पहले देखो इसको कंबाइंड फॉर्म में हम बोलते हैं रेडॉक्स। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। रेडॉक्स का RED आता है रिडक्शन से और OX आता है ऑक्सीडेशन से, ठीक है ना। तो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है और कहाँ पर रिडक्शन होता है। जहाँ ऑक्सीडेशन होगा, जहाँ कहीं भी ऑक्सीडेशन होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और जहाँ कहीं भी रिडक्शन होगा तो हम लोग उस रिएक्शन के उस पार्ट को बोलेंगे क्या? रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हमको एक साथ ही पढ़ना होगा, किसी एक रिएक्शन में दोनों एक साथ ही प्रोसीड होगा। तो हेडिंग लगाओ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, हेडिंग लगाओ ऑक्सीडेशन। कैसे पता चलेगा सर कहीं पर ऑक्सीडेशन हो रहा है? हेडिंग लगाइए ऑक्सीडेशन, उसमें कुछ बातों को लिखो। सबसे पहला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तीसरा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चौथा एडिशन ऑफ नॉन मेटल। तो बच्चों अगर कहीं पर ये चार चीज़ आपको दिखाई दे होते हुए, या तो कहीं पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, या तो कहीं पर हाइड्रोजन का सब्सट्रैक्ट हो रहा हो, या तो कहीं पर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा हो, बाहर जा रहा हो, या फिर नॉन मेटल ऐड हो रहा हो, तो इन चारों ही केस में हमको पता चलता है कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। दरअसल ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन का ऐड होना ही काफ़ी नहीं है, हर जगह आपको केवल ऑक्सीजन ही नहीं दिखाई देगा। अगर ऑक्सीजन से पता चल जाता तो फिर हमको ये सब नहीं पढ़ना पड़ता। तो आपको ये चारों ही बात याद रखना है कि जहाँ पर ऑक्सीजन से डायरेक्ट दिख जाएगा वहाँ तो बोल ही देंगे कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस तरीके से हमको जो है सो दो चीज़ें लिखनी है। आप एक तरफ कॉलम बनाओ ऑक्सीडेशन का, उसमें ये चारों बातों को लिखो, और दूसरी तरफ एक कॉलम बनाओ रिडक्शन का। हम लोग साथ साथ पढ़ते हैं दोनों को। रिडक्शन वाले में लिखो पहला, इसमें क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। उसमें क्या होगा? उल्टा, इसमें लिखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें लिखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें लिखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसमें लिखो एडिशन ऑफ, वो था नॉन मेटल, और ये होगा एडिशन ऑफ मेटल। तो इस तरीके से हमने इन चारों ही चीज़ों को लिखा। जल्दी फटाफट लिखिए, आप लिख लिए हैं? तो चलिए अब देखते हैं कि हमने जो पढ़ा है वो कहाँ तक जो है सो हमको याद है और हम कहाँ तक इसमें कर पा रहे हैं। चलो मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा H2 प्लस करते हैं O2 के साथ और मिलके बनता है H2O। देखो बच्चों यहाँ पर दो प्रोसेस हो रहा है, एक तो हाइड्रोजन मिलके बन रहा है H2O और दूसरे में ऑक्सीजन मिलके बन रहा है H2O। तो जब हम हाइड्रोजन पे गौर करेंगे तो पहले ये H2 था और इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो हमारा ये प्रोसेस कहलाएगा ऑक्सीडेशन। क्या
क्या कहलाएगा ये? ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि पहले तो केवल H2 था और जब देखे तो बाद में H2O मिला, ये ऑक्सीजन ऐड हुआ। दूसरी बात, यहाँ देखो तो O2 से जब H2O बना तो इसमें क्या ऐड हुआ? हाइड्रोजन ऐड हुआ। दैट मीन्स कि ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? रिडक्शन। याद रखो। अगला क्वेश्चन देखो दूसरा। सपोज कर हमारे पास नाइट्रोजन है और उसमें मैंने जोड़ दिया हाइड्रोजन, क्या बनेगा? अमोनिया। अब बताओ, इसमें तो ऑक्सीजन दिख ही नहीं रहा। अगर ऑक्सीजन कहीं पर दिखता तो हम स्पष्ट बोलते कि सर ऑक्सीजन जिसमें ऐड हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन और जिसमें नहीं हो रहा है उसका रिडक्शन। देखो होना भी यही चाहिए, अगर किसी में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऐड होने से पहले किसी और में से निकला होगा, तो जहां से निकला होगा उसका क्या हो गया? रिडक्शन, और जिसमें ऐड हुआ उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। दूसरी बात, यहाँ तो ऑक्सीडेशन का चक्कर ही नहीं है, हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो देखो पहले N2 था, बाद में NH3 मिला, मतलब इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया ना, तो हाइड्रोजन के ऐड होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और जिसमें और यहाँ देखो H2 से NH3 के जाने में क्या ऐड हुआ? नॉन मेटल ऐड हुआ। तो नॉन मेटल का ऐड होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ जो दूसरा और चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स था हमको उससे पता चला कि किसमें ऑक्सीडेशन और किसमें रिडक्शन। चलिए उसके बाद एक और एग्जाम्पल करो फटाफट। आप लिखो ZnO प्लस C मिलके बनाएगा ZnO प्लस C मिलके बनाएगा तुम्हारा Zn और प्लस CO, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ क्या हो रहा है? देखो यहाँ फटाफट, ZnO से क्या बना? Zn, और C से क्या बना? CO। एक बात बताओ, Zn से Zn बनने में, ZnO से Zn बनने में ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? रिडक्शन। यहाँ कार्बन से CO बनने में ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो क्या कहलाएगा? ये ऑक्सीडेशन। ये दोनों ही प्रोसेस साथ साथ चलता है। कहीं पर ऑक्सीजन जुटने के लिए पहले कहीं पर से निकलना पड़ेगा, जहाँ निकलेगा वहाँ रिडक्शन, जहाँ जुटेगा वहाँ ऑक्सीडेशन। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलो एक दो कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन पे बेस भी। सोच लो क्लोरीन है यहाँ पर, और इस क्लोरीन में हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, ये बन जाता है क्लोरीन माइनस। तो यहाँ क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है यहाँ पर? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ा सा पीछे आप देखो, मैंने लिखवाया था अभी कि जहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? रिडक्शन। याद नहीं है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा तो क्या कहलाएगा? वो रिडक्शन, है ना। और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल सोडियम है और ये बन जाता है सोडियम प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो जाता है, तो ये प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन। आप याद रखिए, मेटल हमेशा ऑक्सीडाइज होते हैं। मेटल क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज। और नॉन मेटल क्या होते हैं? रिड्यूस। तो हमने जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था, हम उस पर चारों ही कैरेक्टरिस्टिक्स पे हमने एक एक क्वेश्चन को करा। आप प्रैक्टिस करिए, जितना भी क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, आप वहाँ से उसमें देख सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन करते हैं फटाफट। देखो क्या लिखा हुआ है? H2S प्लस Cl2, क्या बनेगा ये? क्या बनेगा ये? डिस्प्लेस होगा यहाँ पे। तो उसके बाद S प्लस, जब आप इसको करोगे सॉल्व, तो ये आपका बन के आएगा HCl। अब देख लो फटाफट, H2S से S के बनने में H का हटना, दैट मीन्स की रिडक्शन हुआ। Cl2 से HCl का बनना, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ क्या हो रहा है समझिए आप। पहले H2S में जब हम देखेंगे तो वहाँ हाइड्रोजन दो था, हाइड्रोजन निकल गया। जब हाइड्रोजन निकल गया तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सॉरी, हाइड्रोजन का रिमूवल है ना, तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन। और यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो ये कहलाएगा रिडक्शन। चलिए और ये क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। सपोज करिए आपके पास अमोनिया है NH3, आप इसमें डाल दिया ऑक्सीजन, और ये आपको दे रहा है नाइट्रोजन प्लस H2O। अब बताओ क्या होगा? फटाफट बताओ क्या किया तुमने? NH3 से क्या बनाया है? N2, और O2 से क्या बनाया है? H2O। तो O2 से H2O के बनने में H का एडिशन हो गया, दैट मीन्स कि ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? रिडक्शन। और यहाँ NH3 से N2 बना, H हटा, तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही चीज़ों को बढ़िया से जाना। जब हम एक बार ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पढ़ लेते हैं बढ़िया से, तो फिर हमको जानना होता है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या जानते हैं हम? ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। तो उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाओ ऑक्सीडाइजिंग, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाओ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या लिखोगे उसके बाद? ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। फटाफट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखो बच्चों, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, सीबीएसई से क्वेश्चन पूछता है कुछ। ध्यान दो। सबसे पहला बात, आप हमको ये बताओ कि एजेंट का मतलब क्या होता है? एजेंट का मतलब होता है काम कराने वाला।
एजेंट का मतलब काम कराने वाला, जो काम करवा के देता है उसको हम लोग बोलते हैं एजेंट। ये बात समझ में आई आपको? बिल्कुल। तो जो आदमी ऑक्सीडेशन का काम करवाएगा हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो आदमी रिडक्शन का काम करवाएगा हम उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। बस वैसे ही जो आपका कोई काम करके देता है, आपके घर में जो LIC पॉलिसीज वगैरह करता है आप उसको बोलते हो LIC एजेंट, बोलते हो ना, तो वैसे ही जो आपको ऑक्सीडेशन करवा करके देगा हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो हमको रिडक्शन करवा करके देगा हम उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। देखो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों में थोड़ा सा अंतर है, समझ में आ रही है बात में? जैसे अगर सपोज करो कि मेरा LIC पॉलिसी होना है, तो जो करवा करके देगा वो कहलाएगा LIC एजेंट, और जिसका होगा हम नहीं कहलाएंगे, जो करवाएगा वो कहलाएगा। आप समझिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर H2 लिखा हुआ है और यहाँ O2 लिखा हुआ है, मिलकर बन रहा है H2O। मैंने आपसे पूछा कि बताओ यहाँ पर H2 का क्या हो रहा है, तो आप कहोगे सर ऑक्सीडेशन। अब एक बात बताओ, ये ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हो रहा है? ऑक्सीजन के एडिशन की वजह से हो रहा है। तो वो ऑक्सीजन का एडिशन कहाँ से हो रहा है सर? तो ऑक्सीजन से हो रहा है। दैट मीन्स कि ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पर ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरी बात, अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन से H2O का बनना क्या है, तो आप कहोगे सर रिडक्शन है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। अगर ये रिडक्शन है तो किसकी वजह से है? तो इस हाइड्रोजन की वजह से है। दैट मीन्स कि ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। आपने समझा कि जिस चीज़ का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, आप इसको लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, आप लिखिएगा कि जिस चीज़ का खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिस चीज़ का खुद का रिडक्शन हो रहा होगा वो बनेगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमने यहाँ देखा कि ऑक्सीजन का खुद का रिडक्शन हो रहा है तो वो कहलाया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि हाइड्रोजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कहला रहा है रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमको करने हैं, फटाफट एक दो में और हम लोग देखते हैं। इससे पहले हमने इसके बारे में पढ़ा था, एक बार फिर से मैं उसको लिख के दूँ यहाँ पे, साफ कर देते हैं इसको पहले। चलो देखो, लिखो इसमें N2 प्लस H2 क्या बनाएगा? NH3 अमोनिया, है ना। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहा है? अमोनिया। आपने देखा यहाँ पे कि नाइट्रोजन से NH3 के बनने के केस में इसमें हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है। दैट मीन्स कि यहाँ पर हो क्या रहा है? रिडक्शन। और H2 से NH3 के बनने के केस में यहाँ पर क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन। ये बातें समझ में आई हमको? एक बात बताओ ये कि सपोज करिए आप यहाँ पर एक बातें तो स्पष्ट हैं, वो ये कि नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? हाइड्रोजन की वजह से हो रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, पक्का। दूसरी तरफ H2 का खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? नाइट्रोजन की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्या बन जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी नाइट्रोजन का खुद का हो क्या रहा था? रिडक्शन। लेकिन ये बना क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन का खुद का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। लेकिन ये बना क्या? रिड्यूसिंग एजेंट। थोड़ा सा जो है सो उल्टा का केस यहाँ पे चलता है। तो बच्चों इस चैप्टर में फिर आगे जो हमको देखना है कुछ चीज़ें, वो ये कुछ थियोरेटिकल पोर्शन इसमें बच रहा है जो मैं आपको बताऊं फटाफट से। तो सबसे पहले इसमें कुछ चीज़ें आपको देखना है रिएक्शन में। सबसे पहला है वेरी फर्स्ट इज कोरोजन्स। तो जल्दी से बताओ बच्चा ये होता क्या है कोरोजन? फटाफट, हाँ बिल्कुल बताइए क्या होता है कोरोजन। आपने बार बार सुना होगा ना कि देखो यहाँ पर रस्टिंग हो रहा है, ये कोरोजन हो रहा है। तो क्या है ये कोरोजन, क्या है रस्टिंग, क्या है? इसी में मैं आपको फिर आगे बताऊंगा रस्टिंग। तो कोरोजन क्या होता है, रस्टिंग क्या होता है। तो एक हमको पढ़ना है कोरोजन अभी फिलहाल। कोरोजन के बाद एक और थियोरेटिकल पोर्शन हमको पढ़ना है आपको। कोरोजन हम लोग पढ़ेंगे पहले, फिर उसमें रस्टिंग पढ़ेंगे। रस्टिंग में हम लोग गैल्वेनाइजेशन पढ़ेंगे, फिर प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग पढ़ेंगे। और जब रस्टिंग हमारा खत्म होगा तब आपके बुक में दिया हुआ है रेंसिडिटी। उसके बाद आपको पढ़ना है रेंसिडिटी, और रेंसिडिटी पढ़ करके जो है सो हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। एक बात बताओ सबसे पहले कोरोजन क्या होता है। देखो
हमारे आसपास में जो भी मेटल्स हैं, तो मेटल जो होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, और जब वो रिएक्टिव होते हैं तो एटमॉस्फेयर में जो भी चीज़ें हैं वो उससे रिएक्ट करेंगे, और उससे रिएक्ट करके वो कुछ डिफरेंट फॉर्म बना लेंगे। सपोज करो तुमने एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया है किसको, कॉपर को, तुमने छोड़ दिया है एल्युमिनियम को, तुमने छोड़ दिया है फेरस को, लोहा को, तो ये सारे के सारे एटम हैं। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये कंपाउंड बनाएंगे, किसी चीज़ से जुड़ेंगे, और जुड़ने के क्रम में ये किसी इस तरह के एलिमेंट से जुड़ जाएंगे जो इनके लिए हार्मफुल होगा। दरअसल कोरोजन एक निगेटिव टर्म है, ये अच्छा नहीं होता है। अगर सपोज करो एक लोहे का ब्रिज बना हुआ है और उस लोहे के ब्रिज में जंग लग गया, तो फिर वो ब्रिज कमज़ोर हो जाएगा, उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। तो एक नेगेटिव प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा हमको समस्या होता है इसमें। पूरे वर्ल्ड वाइड में मिलियंस ऑफ टन में लोहा पर ईयर चेंज होता है ड्यू टू कोरोजन, बर्बाद होता है ड्यू टू कोरोजन। तो आपको समझना है ये बात, कोरोजन होता क्या है। तो समझिए बच्चों, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन्स, गैसेज और कंटामिनेंट्स और मॉइस्चर के कारण जो हमारे मेटल्स हैं उनके ऊपर में एक दूसरे मेटालिक कंपाउंड का कोटिंग चढ़ जाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, कोरोजन। समझो, जैसे ये अगर आपका लोहा का एक रॉड है, तो इस लोहा के रॉड के बाहरी वाले सरफेस पे जितने भी लोहा के एटम्स हैं, दैट इज Fe के एटम्स हैं, वो ऑक्सीजन के संपर्क में आके बन जाते हैं Fe2O3, फेरस ऑक्साइड। और ये फेरस ऑक्साइड फिर जब मॉइस्चर के संपर्क में आता है तो ये बन जाता है Fe2O3.XH2O, या फिर 2H2O, या फिर 5H2O, जितना पानी है उसके हिसाब से, और इसी को हम लोग बोलते हैं रस्ट। तो पहले जो चीज़ लोहा था वो अब क्या बन गया, Fe2O3.XH2O। इसका नाम क्या होगा, फेरस ऑक्साइड। उसके बाद अगर 2 लगा दोगे तो डाईहाइड्रेटेड या ट्राईहाइड्रेटेड या पेंटाहाइड्रेटेड। तो पहले जो चीज़, या डेकाहाइड्रेटेड, तो पहले जो चीज़ केवल आयरन थी वो इतनी बड़ी कंपाउंड बन गई जो कि एक डिफरेंट कंपाउंड है। और चूंकि ये केमिकल चेंज है, तो केमिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस बनता है, डिफरेंट सब्सटेंस बनता है जो अपने पहले वाले से डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर लोहा का प्रॉपर्टी इसके पास नहीं होगा, जंग बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, डेंसिटी घट जाएगा, स्ट्रेंथ घट जाएगा, ताकत घट जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। तो सर क्या कोरोजन केवल लोहा में होता है? बिल्कुल नहीं, जो भी मेटल्स हैं थोड़े ना थोड़े सब कोरोज होते हैं। यहाँ तक कि अभी तो चांदी और सोना भी, गोल्ड और सिल्वर भी आपका कोरोज होता है। जब सिल्वर बहुत पुराना हो जाता है उसके ऊपर देखोगे ब्लैक कोटिंग आ जाता है सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर ऑक्साइड का, तो वो क्या है आपका रस्टिंग का एक कोरोजन का एक एग्जाम्पल है। जब आप कॉपर को बाहर छोड़ देते हो तो वो भी आपका ब्लैक हो जाता है, क्लोराइन का उस पर लेयर चढ़ जाता है तो क्यूपरिक क्लोराइड बन जाता है। जैसे आप एल्युमिनियम को छोड़ते हो वो भी काला हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो आपस में कोरोज होती है। तो कोई अगर पूछे कोरोजन क्या है तो कहोगे इट इज द कंप्लीट प्रोसेस इन विच अनदर मेटालिक कंपाउंड्स, कोई भी मेटल अपने ऊपर में कोई दूसरे मेटालिक कंपाउंड का लेयर चढ़ा लेता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोरोजन। तो सर ये नेगेटिव प्रोसेस है, बिल्कुल। रस्टिंग क्या होता है? तो कोरोजन का एक यूनिक टाइप है क्या, रस्टिंग। वैसा कोरोजन जिसमें कोरोज होने वाला एलिमेंट लोहा हो। अगर किसी भी चीज़ में जंग लग रहा है, कोरोज हो रहा है, तो मतलब कोरोजन है। अगर लोहे में हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, रस्टिंग बोलेंगे। दूसरी बात, जब लोहे में रस्टिंग लगती है तो उससे उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, लोहा में या फिर किसी और चीज़ में जब कभी जंग लगता है तो हम उसको प्रिवेंट करने के लिए लोहा के ऊपर में या तो जिंक का और या तो निकेल का, हम उसके ऊपर में जिंक या निकेल लाइक मेटल्स का कोटिंग करते हैं, और इस कोटिंग की वजह से लोहा हमारा प्रोटेक्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। हमेशा पूछती है सीबीएसई क्वेश्चन इसको ऑब्जेक्टिव में, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? तो आप कहोगे कि रस्टिंग को प्रिवेंट करने का एक मेथड है ये गैल्वेनाइजेशन, जिसमें जैसे मान लो कि ये लोहा का रॉड है, तो लोहा का रॉड अगर यहाँ रखा हुआ है तो ये एटमॉस्फेयर के एयर के टच में रहेगा। अगर हमें इसको प्रिवेंट करना है तो इसके ऊपर हमको कोटिंग करना है। जैसे मान लो मैंने ये कोट पहना हुआ है तो ये कोटिंग हो गया, तो कोटिंग हो जाने की वजह से एटमॉस्फेयर में जो एयर है, जो मॉइस्चर है, जो हवा है, वो पहले कोट को टच करेगा, ना कि आपके बॉडी को। तो ये जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस है ना, कहलाता है हमारा क्या, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, दैट इज गैल्वेनाइजेशन। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग में आप 2-4 चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहला ये कि आप उस मेटल पे या तो आप ग्रीजिंग कर दो, या तो आप उसके ऊपर में कोई ऑयल लगा दो, या तो पेंटिंग कर दो, या तो कोटिंग कर दो। ये सारी ही चीज़ों को कर करके आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो। दूसरी बात, कोरोजन के बाद हमको देखना क्या है, रेंसिडिटी। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन आपको समझ में आया। प्रिवेंशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, ग्रीजिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, और सबसे फेमस जो हमारा गैल्वेनाइजेशन है वो कर सकते हैं। क्या होता है गैल्वेनाइजेशन? तो जब किसी लोहा जैसे मेटल के सरफेस पे जिंक और निकेल जैसे अदर मेटल का कोटिंग किया जाता है, तो ये प्रोसेस कहलाता है क्या, गैल्वेनाइजेशन या फिर जस्तीकरण, जिंक का जस्तीकरण।
दूसरी बात, रेंसिडिटी क्या होता है? देखो बच्चों, हमारा जो फूड होता है, खाना होता है, तो वो जब हम उसको छोड़ देते हैं बहुत देर तक हवा में, तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, खराब हो जाता है, कंटामिनेंट उसमें आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? रेंसिडिटी। इसका भी प्रिवेंशन आपसे पूछा जाएगा, तो आप बताओगे कि रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहली बात, आप टेम्परेचर कम करो उस जगह का। अगर उस जगह का टेम्परेचर कम करोगे, लाइक फूड को आप किसी रेफ्रिजरेटर में रखोगे, कहीं पर कंजर्व करके रखोगे ठंडी जगह पर, तो वहाँ ये फूड बहुत जल्दी से एक्सपायर नहीं होते हैं, बहुत जल्दी खराब नहीं होते हैं। दूसरी बात आप कर सकते हो, इसका क्लोज्ड पैकिंग कर सकते हो। आप अगर अच्छे से पैक कर दोगे फूड को, तो उसके अंदर एयर का आना और जाना नहीं हो पाएगा, तो फिर वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। या फिर आप इनर्ट गैस का पैकिंग कर सकते हो, नाइट्रोजन पैकिंग कर सकते हो उसके अंदर में, वैसे कुछ गैसेज जो कि ऑक्सीजन नहीं है, जो कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, जो उन फूड से रिएक्शन नहीं करते हैं, तो आप उस नॉन रिएक्टिव गैसेज को उसके अंदर में भर सकते हो। तो इसके लिए फिर कुछ और भी तरीके होते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा कंप्लीट प्रोसेस, कंप्लीट चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। थियोरेटिकल पोर्शन हमने कंप्लीट करा। अब अगले क्लास में हम लोग इस चैप्टर में प्रेजेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एनसीईआरटी के हैं, चाहे वो किसी भी बुक के हैं, तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत सारा एमसीक्यू करेंगे। ऐप के डाउनलोड वाले सेक्शन में जो एमसीक्यू क्वेश्चन दिया हुआ है, लगभग में 50-60 जो भी क्वेश्चन हैं, आप उनको सॉल्व करिए। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सीबीएसई के फेवरेट क्वेश्चन है, सीबीएसई हर बार उसको पूछता है। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिए, उसको बढ़िया से करो, वो आपको पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। एक बार पहले खुद से बनाओ, नहीं बन पाता है तो क्रॉस करो, वहाँ पे क्वेश्चन रेज करो। आप हेल्पलाइन पे आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हो, अपने डाउट्स को रखो, जो भी टीचर रहेंगे वो आपको उस डाउट को डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। थैंक यू। India's best learning app.